हेलो बच्चों, क्लास 11th की फिजिक्स सेकंड में इस समय हम सब लोग स्थूल पदार्थों के गुणधर्म के बारे में पढ़ रहे हैं और ये इस चैप्टर का सेकंड लेक्चर। ठीक है, और हम पिछले वीडियो में बताए थे स्थूल पदार्थों के गुण के बारे में। स्थूल पदार्थ दो तरीके के होते हैं। स्थूल पदार्थ मतलब वस्तु पर हम बल लगाएंगे, अब वस्तु का बल लगाएंगे तो वस्तु का आकार बदलेगा, गति नहीं करेगी वो वस्तु, आकार बदलेगा। बालाजी पब्लिकेशन से पढ़ाया जा रहा है, न्यूमेरिकल भी सीख के कराए जाएंगे। और पिछले वीडियो में हम सब लोगों ने प्रत्यास्थता क्या होती है, दृढ़ वस्तुएं क्या होती हैं, विरूपक बल क्या होता है, और साथ ही साथ प्रतिबल क्या होता है, और प्रत्यास्थ वस्तुएं कितने प्रकार की होती है, ये सभी चीजें हम सब लोगों ने पढ़ा। ठीक है, और इस वीडियो में हम सब लोग प्रतिबल के प्रकार पढ़ने वाले हैं। तो पिछले वीडियो में हम सब लोगों ने प्रतिबल देखा। क्या होता है प्रतिबल? प्रत्यानयन बल बटा क्षेत्रफल। तो किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला आंतरिक प्रत्यानयन बल वही कहलाता प्रतिबल। पूरे सतह पर नहीं, उसके एकांक क्षेत्रफल पर वो बल कितना लगा, ये पहला कहलाता था प्रतिबल। ठीक है, तो प्रतिबल का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है और विमीय सूत्र जो होता है ml इनवर्स t-2 होता है। राशि प्रतिस्थी, मान बदलने पर क्योंकि दिशा बदलती रहती है। जैसे गुब्बारे पर हम बल लगाएंगे उसकी दिशा जो है बदल जाएगी, कम लगाएंगे अलग दिशा, ज्यादा लगाएंगे अलग दिशा। तो प्रतिबल हमने बताया भी था तीन तरीके के होते हैं। सबसे पहला है अनुदैर्ध्य प्रतिबल, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ठीक है, क्या होता है? वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाला प्रतिबल अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहलाता है। ये कैसे होता है वो चीज हम समझते हैं। पहले यहां से समझिए, ये एक वस्तु है, ऐसी भी रखी, दो तरीके से हम बल लगाएंगे। पहले बल लगाएंगे तो एक बार बल लगाएंगे तो इसकी लंबाई बढ़ेगी, एक बार बल लगाएंगे तो इसकी लंबाई घटेगी। बात समझिए, ये वस्तु है, पेन है, स्प्रिंग खींच, स्प्रिंग ले लीजिए, स्प्रिंग ऐसे लगी हुई, स्प्रिंग को अगर खींचेंगे, लंबवत बल लगा रहे हैं ना, देखिए ये पृष्ठ है ना, सतह है कि नहीं, यही है, ये वाली सतह, ये चीज, ठीक है, यही सतह है, समझ लीजिए। ये ऐसे, ये सतह है, इस पर बल लग रहा है। ठीक है भैया, इस पर बल लग रहा है, ठीक, इस पर, ये सतह है, इसी पर हम सब लोग बल लगा रहे हैं। ठीक, तो इस सतह पर अगर बल लगाएंगे दो चीजें होंगी। पहला, एक केस में इसकी लंबाई बढ़ सकती है और दूसरे केस में इसकी लंबाई घट सकती है। ठीक, तो लंबाई बढ़ी तो वो हो गई तनन प्रतिबल, और अगर लंबाई घटी तो जाहिर सी बात संपीड़न प्रतिबल। लंबाई बढ़ रही है इसीलिए पतला है, लंबाई घट रही है इसीलिए मोटा है। आ गई बात समझ में? तो लंबवत बल लगने वाला है, सतह के लंबवत बल लगेगा। अनुदैर्ध्य क्यों है? बात समझिए, ये पृष्ठ है, हम जिस ओर बल लगा रहे हैं उसी ओर जा रही है वस्तु, खिसक रही है, आ जा रही है उसी ओर, तो इसलिए अनुदैर्ध्य है भैया। हम जिस ओर बल लगाए, यहां नीचे की ओर बल लगाए, वस्तु जिस ओर बल लगाए उसी ओर आए जाए। किधर बल लगाए? अंदर की ओर, वस्तु भी अंदर की ओर आ रही है। बाहर की ओर लगा रहे हैं, बाहर की ओर गई। याद रखिए, जिस ओर बल लगाया जा रहा है उसी के समांतर अगर बल वस्तु आ जा रही है तो वो होता है अनुदैर्ध्य। ठीक है, समझ गए बे? तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल कैसा प्रतिबल होता है? वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाला। ये वस्तु की सतह है, मान लीजिए ऐसी वस्तु है, ये इसकी सतह है, ये पृष्ठ है, इसके लंबवत अंदर की ओर चाहे बाहर की ओर लगने वाला अभिलंबवत बल, लंबवत कह रहा है ना, लगने वाला प्रतिबल अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहलाता है। ये जो बल लग रहा है ये इसके इस पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर कितना लग रहा है, लंबवत तो लग रहा है, एकांक क्षेत्रफल पर कितना लगा है, ये कहलाता अनुदैर्ध्य प्रतिबल। दो तरीके के होते हैं, एक तनन प्रतिबल और दूसरा संपीड़न प्रतिबल। अभी हमने बताया तनन प्रतिबल क्या होता है, अगर प्रतिबल में लंबाई बढ़ रही है वह अनुदैर्ध्य प्रतिबल। भाई तनन प्रतिबल एक अनुदैर्ध्य प्रतिबल है, तो वह अनुदैर्ध्य प्रतिबल जो वस्तु की लंबाई में वृद्धि कर दे तनन प्रतिबल कहलाता है। तथा संपीड़न प्रतिबल क्या होता है? वह प्रतिबल जो वह अनुदैर्ध्य प्रतिबल जो वस्तु की लंबाई में कमी कर दे, संपीड़न प्रतिबल कहलाता है। ठीक है भैया, चलिए आगे देखते हैं। तो प्रतिबल का सेकंड पार्ट क्या है? आयतन प्रतिबल, वॉल्यूम स्ट्रेस क्या होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? अगर मानिए, एग्जांपल समझिए, अगर हम कोई एक बॉल को
जल में डाल दें तो क्या होगा, ये जो पानी है ये हर तरफ से इस पर बल लगाएगा कि नहीं लगाएगा, दबाएगा। ये पानी इस पर जो बल लगा रहा है क्योंकि इसका आकार कम कर रहा है, बाह्य बल है, इसलिए ये कहलाएगा हमारा विरूपक बल। कौन सा बल? विरूपक बल। ठीक है। और अंदर से भी वस्तु किधर की ओर बल लगाती है, बाहर की ओर। वो पिचकना नहीं चाहती है, वो बाहर की ओर बल लगाती है। और ये बल होता है कौन सा? ये बल होता है हमारा प्रत्यानयन बल। अब क्योंकि ये बल, ध्यान से देखिए, अगर पानी में हम बॉल डालेंगे तो बॉल पूरी भीगेगी कि नहीं भीगेगी, यानी कि हर एक सतह पर जितना बॉल जितनी ये गेंद बॉल जगह घेरेगी वही उसका आयतन होता है। कोई भी, जैसे ये पेन है, ये जितनी जगह घेरेगी, ये पेन जो है जितना जगह घेरेगा ये इसका आयतन होता है। कोई भी वस्तु जितनी जगह घेरती है वो उसका आयतन। घनत्व तो क्या होता है? चीजें कितनी पास पास, किसी पदार्थ में, इस पेन में कण कितने पास पास, ये बताता है घनत्व। ठीक, तो यही चीज इसमें हम समझेंगे। किसी वस्तु के प्रत्येक तल पर समान बल लगाने से हर एक जगह पर बल बराबर लगे। समान बल लगाने से वस्तु के आयतन में परिवर्तन होता है। जाहिर सी बात, आयतन उसका बदलेगा, वो कम जगह घेरेगी। जाहिर, समझिए, अगर हम गुब्बारा ले लेंगे, बल लगाएंगे वो पिचकेगा। स्प्रिंग लेंगे, बल लगाएंगे वो दब जाएगी, अंदर दब जाएगी तो कम जगह घेरेगी। बड़ी थी ज्यादा जगह, कम दब गई, कम जगह। या खींच करके फैलाएंगे तो जगह ज्यादा घेरेगी। जितनी जगह घेरेगी वही उसका आयतन। तो जाहिर सी बात है कि किसी वस्तु के प्रत्येक तल पर एक समान बल लगाने से, एक समान तभी लगेगा जब इसको हम कहां पर डालेंगे? जल में। एक समान बल लगाने से वस्तु के आयतन में परिवर्तन होगा, या तो बढ़ेगा या तो कम होगा। इस परिवर्तन का विरोध करने वाले प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रत्यानयन बल प्रतिबल कहलाता है। प्रत्यानयन बल जो कि क्योंकि एकांक क्षेत्रफल की बात कर रहा है तो वो प्रतिबल होगा। वो क्या कहलाएगा? आयतन प्रतिबल। फिर से समझ लिए, किसी वस्तु के प्रत्येक तल पर एक समान बल लगाने से वस्तु के आयतन में परिवर्तन होता है। इस परिवर्तन का विरोध करने वाले, कौन विरोध करता है? प्रत्यानयन बल। ठीक, तो विरोध करने वाले प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला, ये जो प्रत्यानयन बल है उसके एकांक क्षेत्रफल पर कितना लगा है। इस वस्तु के, ये जो अंदर वाला बल है बाहर की ओर जो ढकेल रहा है, ये पूरी सतह पर लग रहा है, ये इसके एकांक क्षेत्रफल पर कितना लग रहा है। कब? जब इसका आयतन कम हो रहा होगा या बढ़ रहा होगा, घट बढ़ रहा होगा, तब। ये हमारा जो प्रतिबल होता है यही आयतन प्रतिबल कहलाता है। ठीक भैया, समझ गए? देखिए, अब याद रखिए, हम यहां पर क्या करेंगे? आयतन प्रतिबल को परिभाषित कर रहे हैं। हमको क्या करना है? पूरी गेंद की पूरी सतह पर हमको नहीं लेना, उसकी एकांक क्षेत्रफल पर, छोटे से भाग पर, पूरी बॉल पर हमको नहीं लेना है। इस बॉल के छोटे हिस्से पर कितना बल लगा है, यानी पूरा एरिया कितना? ए, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? डी ए। याद रखिए, अगर किसी भी चीज को छोटा करना है तो आगे हम क्या जोड़ देते हैं? डी। तो अगर लंबाई है छोटी करनी, डीएल जोड़ दीजिए। एक्स है छोटा करना है, डी जोड़ दीजिए। तो इसके छोटे से हिस्से पर कितना बल लग रहा है? एफ। तो एकांक क्षेत्रफल पर एफ अपान डी ए। ठीक, तो डी क्या है? अल्पांश। डी ए क्या है? अल्पांश क्षेत्रफल। ठीक, तो आयतन प्रतिबल क्या होगा? एफ अपान, ये जो अल्पांश क्षेत्रफल है यही रखना है नीचे। तो आयतन प्रतिबल बराबर एफ अपान अल्पांश क्षेत्र, अल्पांश भाग का क्षेत्रफल या पृष्ठ के एकांक छोटे से भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं अपरूपक प्रतिबल। अपरूपक प्रतिबल, ठीक है, अपरूपण प्रतिबल या अपरूपक प्रतिबल। वैसे तो अपरूपक प्रतिबल बोला जाता है। शेयर स्ट्रेस क्या होता है? ठीक है, शेयर स्ट्रेस क्या होता है? तो वस्तु की सतह के समांतर लगने वाला या उत्पन्न प्रतिबल अपरूपक प्रतिबल कहलाता है। कैसे? एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। एक हमारे पास एक बुक है, ये एक बुक है। अब इस बुक पर हम अगर बल लगाएंगे तो ये आगे खिसक गई कि नहीं? देखिए बल लगाएं। बल कैसे लगाएं? इसके सतह के इधर लगाएं, समांतर। ये पृष्ठ है, इसी के समांतर बल लगाएं। इसका लंब किधर होगा? ये लंब हो जाएगा, लेकिन समांतर ये समांतर।
और ये क्या होता है, लंब होता है। ठीक है, ये क्या होता है, इसका लंब होता है। तो इसी के समांतर अगर इस बुक पर हम एक समांतर बल लगाएं तो ये बुक आगे खिसक गई, पहले ऐसी थी, समांतर बल लगाएं अंगूठे से, ये आगे खिसकी, आगे खिसक गई, समांतर बल। तो यही होता है अपरूपक प्रतिबल। ये आगे खिसक गई, कुछ विस्थापन आया, तो देखिए यहां से समझते हैं। अगर ये वस्तु है, बुक है, तो इस पर हम समांतर बल लगाएंगे, इसी के समांतर एक ऐसे बल लगाएंगे, तो ये थोड़ा आगे खिसक जाएगी कि नहीं, खिसकी, कितनी खिसकी, डेल्टा एल, एक्स भी मान सकते हैं आप, डेल्टा एल। वैसे कितनी लंबाई थी, ये एल थी, ये कितना आगे खिसकी है, डेल्टा एल। किसके कारण, इस बल के कारण। तो वस्तु की सतह के समांतर, ये पृष्ठ था, इसकी सतह, ये सतह या पृष्ठ, इसी की समांतर, इसी के समांतर लगने वाला प्रतिबल जो होता है, लगने वाला प्रतिबल अपरूपक प्रतिबल कहलाता है। यानी ये जो बल लग रहा है, जो इसके आकार को आगे डेल्टा एल के आ रही है, इसमें परिवर्तन आ रहा है, तो ये अपरूपक प्रतिबल है, क्योंकि एक प्रकार का प्रतिबल है। तो जाहिर सी बात, ये एकांक क्षेत्रफल की बात करेगा। ठीक, अगर वस्तु को आगे ढकेले तो क्या वस्तु पीछे की ओर आएगी, बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी। अभी किताब आ गई कि नहीं आ गई। ठीक भैया, एक चीज और है, एक ही तल पर लगाइए, ये नहीं दूसरा तल स्थिर रखना है, एक तल पर लगाना है, एक सतह पर लगाना है हमको बल, और दूसरा तल क्या रखना है, स्थिर रखना है। नीचे वाले पन्ना हमने नीचे वाला क्या किया था, भाग रखा था ऐसे स्थिर, और ऊपर वाले पर बल लगाए, तो कितना विक्षोभ आया, कितना परिवर्तन आया, डेल्टा एल परिवर्तन आया। इसका भी यूज में आएगा, ये सभी डेल्टा एल होता है, एक्स भी होता है, ये चीज कितना आगे खिसका है, ये कोण भी होता है थीटा। समझ गए बात। ठीक, नोट में देख लीजिए, नोट में कुछ चीजों को समझना, जैसे कि अपरूपक प्रतिबल में वस्तु का स्पर्श रेखीय, अपरूपक प्रतिबल जो है वस्तु का स्पर्श रेखीय प्रतिबल है, वो छू करके जाता है तो स्पर्श रेखीय होगा ही होगा। ठीक है, और इसमें एक सतह पर हम बल लगाते हैं और दूसरे सतह को हम स्थिर रखते हैं। अब देखते हैं भंजन प्रतिबल क्या होता है। ये भी एक प्रकार का प्रतिबल होता है। ये क्या होता है, इसके बारे में आगे भी पढ़ेंगे। भंजन प्रतिबल, पदार्थ को तोड़ने के लिए आवश्यक प्रतिबल भंजन प्रतिबल कहलाता है। चलिए भैया, एक रबड़ ले लीजिए, गेटिस देखो रबड़, उसको खींचिए, बहुत भाई एक अवकाश से ज्यादा तो वो खींच नहीं पाएगी, ज्यादा खींच देंगे वो टूट जाएगी। जहां पर वो टूटेगी, ठीक है, वही कहलाती है उसका भंजन प्रतिबल। जहां पर वो भंजित हो जाएगी, टूट जाएगी, तो पदार्थ को तोड़ने के लिए आवश्यक प्रतिबल भंजन प्रतिबल कहलाता है। भंजन प्रतिबल भी बराबर भी होता है एफ अपान ए, जहां एफ क्या होता है, पदार्थ को तोड़ने के लिए आवश्यक बल। एफ क्या होता है, पदार्थ को तोड़ने के लिए कितना बल लगाया गया, वो एफ है ये, और वो ए क्या है, पदार्थ का क्षेत्रफल। अब आगे नोट में क्या है, भंजन प्रतिबल वस्तु की आकृति, तापमान तथा अशुद्धि पर निर्भर करता है। ये चीज याद रखें, वस्तु की आकृति कैसी है, पतला है, मोटा है, कैसा है, तापमान कैसा है, ठंडा है कि गर्म है, अशुद्धि क्या उसमें कोई मिलावट तो नहीं किया गया है। आ रही बात समझ में, ठीक है, ये इन पर निर्भर करता है। तो वस्तु को तोड़ने के लिए जो भी हमको प्रतिबल की आवश्यकता होगी वही भंजन प्रतिबल कहलाता है। अब हम बात करने वाले हैं विकृति अर्थात स्ट्रेन। ये एक प्रकार का भिन्नात्मक मान है। हम बल लगाएंगे, गुब्बारे पर हम बहुत ज्यादा बल लगाएं, क्या गुब्बारा पहले जैसा हो पाएगा, कुछ ना कुछ अंतर आ जाएगा, कुछ दोष आ जाएगा, वही विकृति है। तो ये एक भिन्नात्मक मान आया है, कितना दोष आया है बस ये यही चीज बताता है। चलिए देखते हैं इसके बारे में। अगर आप परिभाषा बनाएं तो विरूपक बल के कारण वस्तु की स्थिति में आई अंतर तथा वस्तु के प्रारंभिक मान के अनुपात को विकृति कहते हैं। ये बन सकते हैं, विकृति बराबर अंतर कितना आया बटा प्रारंभिक मान कितना है। ठीक है, ये इसका फार्मूला, अंतर बटा प्रारंभिक मान। ठीक, चलिए इसको किससे लिखते हैं, एप्सिलॉन से लिखते हैं। एप्सिलॉन इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन, ठीक भैया। इसका कोई मात्रक नहीं, क्योंकि जितना, अगर लंबाई की बात करेंगे, अगर हम एक स्प्रिंग को खींचेंगे तो स्प्रिंग के मान में कुछ परिवर्तन होगा,
स्प्रिंग को ले लीजिए, इसकी स्प्रिंग की लंबाई कुछ बढ़ेगी, कितना अंतर आया, वो ऊपर 2 मीटर, प्रारंभ में कितनी मीटर थी, 10 मीटर, मीटर मीटर खत्म, कोई मात्रक नहीं। तो कोई मात्रक नहीं होता, कोई बीमा नहीं होती है, और राशि प्रदिश होती भैया, फिर से प्रदिश राशि, तो इसका कोई मात्रक नहीं होता, बीमाहीन होती है, राशि प्रदिश है, दिशा बदलने पर, मान बदलने पर दिशा बदल जाती है। और प्रतिबल के आधार पर विकृति भी 3 प्रकार की होती है। जैसे प्रतिबल 3 आए थे, वैसे विकृति, पहला अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अनुदैर्ध्य प्रतिबल के आधार पर अनुदैर्ध्य विकृति, ये क्या होती है, तो विरूपक बल लगाने से वस्तु की लंबाई में भिन्नात्मक परिवर्तन को अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। जाहिर सी बात है, हमने विरूपक बल लगाया था। अगर हम यहां से एक वस्तु को m द्रव्यमान की वस्तु डालेंगे, लटकाएंगे, ये एक l लंबाई की वस्तु है, ठीक, स्प्रिंग है, ये इसका एरिया है, और इससे हम कोई एक m द्रव्यमान की वस्तु लटका दे रहे हैं, एक वस्तु लटकाएंगे, तो जाहिर सी बात है नीचे की ओर कौन सा बल लगेगा, mg बल। पृथ्वी इसको किधर खींचेगी, भार के कारण नीचे जाएगा, ये रुक नहीं जाएगा, तो क्या होगी, इसकी लंबाई बढ़ेगी। क्या लंबाई बढ़ी, बिल्कुल बढ़ी। क्या लंबाई बढ़ी, कितनी बढ़ी, डेल्टा एल, पहले कितनी थी एल, अब कितनी बढ़ गई, डेल्टा एल। तो अंतर कितना आया, लंबाई में कितना अंतर आया, लंबाई कितना बढ़ी, डेल्टा एल, प्रारंभ में कितनी थी एल, डेल्टा एल अपान एल, यही होता है अनुदैर्ध्य विकृति। यही तो बताया गया है कि विरूपक बल लगाने से वस्तु की लंबाई में हुई भिन्नात्मक परिवर्तन, वस्तु की लंबाई में हुई भिन्नात्मक परिवर्तन, वस्तु की लंबाई में कितना भिन्नात्मक परिवर्तन आया, डेल्टा एल अपान एल, भिन्नात्मक यानी अपॉन भाग कराया गया है, भिन्न में आया है, परिवर्तन या अंतर बटा प्रारंभिक मान, अंतर कितना आया, डेल्टा एल, प्रारंभिक मान कितना था, एल था, बस यही होती है अनुदैर्ध्य विकृति। ठीक है, अब एक और चीज, वस्तु की लंबाई में वृद्धि होने पर तनन विकृति होगी, और अगर लंबाई में कमी हो रही है तो संपीडन विकृति होगी। ठीक है भैया, पीछे अभी बताए भी थे। अब आयतन विकृति क्या होती है, यहां से हम आयतन प्रतिबल भी अच्छे से समझेंगे। तो विरूपक बल लगाने से वस्तु के आयतन में हुई भिन्नात्मक परिवर्तन को आयतन विकृति कहते हैं। अगर हम बॉल को कहां पर डालेंगे, पानी में, तो उसका आकार कम होगा, पानी इस पर बल लगाएगा, जिसके कारण इसके आकार में कमी आएगी, आयतन में कमी आएगी। जाहिर सी बात है, पहले जगह पहले बड़ी थी वस्तु, बल लगने के कारण क्या हो गई, छोटी। तो प्रारंभ में आयतन कितना था वस्तु का प्रारंभ में आयतन कितना था, v था। अब इसको अगर हम पानी में डालेंगे तो ये और छोटी होगी कि नहीं, बल लगेगा हर तरफ से तो छोटी होगी। कितना छोटी हुई, पहले आयतन भी था, अब कितना छोटी हुई, पहले इतनी बड़ी थी, अब इतनी छोटी हो गई, तो यानी कुछ अंतर आया कि नहीं आया। अब कम जगह घेर रहा है, जगह कम घेर रहा है, तो जाहिर सी बात आयतन में कमी आ गई। पहले जगह ज्यादा घेरती थी तो आयतन ज्यादा था, अब जगह कम घेर रही तो आयतन कम है, यानी आयतन में कमी आ गई। ठीक, तो कितनी कमी आई, डेल्टा वी। तो आयतन विकृति बराबर आयतन में कितना कमी आया, परिवर्तन कितना हुआ, डेल्टा वी। प्रारंभ में आयतन कितना था, वी। क्लियर। तो विरूपक बल लगाने से वस्तु के आयतन में हुई भिन्नात्मक परिवर्तन को आयतन विकृति कहते हैं। विरूपक बल लगाने से वस्तु के लंबाई में हुई भिन्नात्मक परिवर्तन को अनुदैर्ध्य विकृति, आयतन में जो भिन्नात्मक परिवर्तन होता है वो होता है आयतन विकृति। ठीक भैया, चलिए अपरूपक प्रतिबल से अपरूपण विकृति देखेंगे। अभी हमने बताया था कि अगर हम बुक पर बल लगाएंगे, देखिए बुक पर लगाएंगे तो ये आगे खिसकी, यहां पर थी, बल लगाए आगे खिसक गई। कितना आगे खिसकी थी, डेल्टा एक्स, वहां डेल्टा एल लिखते थे, यहाँ डेल्टा एक्स, कोई दिक्कत नहीं। वस्तु की लंबाई कितनी, एफ, एल, एक क्या रखना है, स्थिर रखना है, एक स्थिर तल है, एक पर हम सतह बल लगाएंगे, इस पर से रेखीय बल लगाएंगे इस जगह पर, तो बल लगाएंगे तो ये थोड़ा आगे खिसक जाएगी। कितना आगे खिसकी है, कितना आगे खिसकी है, डेल्टा एक्स। किस बल के कारण, एफ बल के कारण। ठीक है, ये कोण क्या होता है हमारा, फाई। यही ये भाई आगे खिसकी, कितना कोण आगे खिसकी, फाई। ठीक, तो हम यहां से अपरूपण विकृति का अगर मान निकालेंगे तो कितना अंतर आया है इसमें, डेल्टा एक्स का। प्रारंभ में कितनी लंबाई थी, कितना मान था, एल था कि नहीं था, ये कोण आ गया। अब कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, लंब।
और ये 90 अंश का कोण है। 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण। क्या होती है? कर्ण। और जो अवशेष है वो आधार। तो यहां से अगर हम tan थीटा लेंगे भैया, कौन सा थीटा लेंगे? tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार होता है। लंब कितना? देखो लंब कितना? डेल्टा एक्स। और आधार कितना है? देखिए आधार कितना है? एल। तो याद रखिए जो अपरूपण विकृति होती है वो किसके बराबर होती है? tan। थीटा का मान कितना बन रहा? फाई बन रहा। तो चलिए हम फाई लिख देंगे। तो जो दरअसल डेल्टा एक्स अपान एल आया है वही हमारा क्या होता है? tan फाई। फाई तो एंगल है ना, और जो tan है वो स्पर्श के बारे में बताता है। स्पर्श रेखा बल जो है स्पर्श रेखी है, इसके कारण आया है। ठीक है भैया। तो परिभाषा क्या होगी? किसी सतह के बल की दिशा, किसी सतह के बल की दिशा में किसी सतह के समांतर, किसी सतह के समांतर, यहां पर समांतर बल की दिशा में विस्थापन, किसी सतह के समांतर, समांतर जो बल लग रहा था, बल की दिशा में विस्थापन कितना? डेल्टा एक्स। तथा स्थिर पृष्ठ से दूरी, भैया ये पृष्ठ था, इस पर ये स्थिर नहीं था, इस पर बल लग रहा था। स्थिर कौन सा था? नीचे। तो इसकी स्थिर पृष्ठ से दूरी कितनी? एल के अनुपात को अपरूपण विकृति कहते हैं। तो कितना आया विस्थापन? डेल्टा एक्स। स्थिर पृष्ठ से इसकी दूरी कितनी थी? एल। इसका जो अनुपात है वही क्या कहलाता है? अपरूपण विकृति। और इसको हम tan फाई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक भैया। और एक चीज यहां पर देख लीजिए, यहां पर क्या आयतन में कमी आ रही है? आ रही है। तो इसलिए हम यहां पर क्या जोड़ देते हैं? माइनस, क्योंकि आयतन कम हो रहा है, एक माइनस का चिन्ह जुड़ेगा। ठीक है भैया। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अपरूपण विकृति का फार्मूला यहां भी लिख दिया गया है। डेल्टा एक्स अपान एल होता है जो कि tan फाई के इक्वल होता है। ठीक। अगर अल्पतम विस्थापन हुआ, बहुत छोटा विस्थापन, बहुत कम आगे बढ़ा, तो tan फाई को हम क्या लिख देंगे? फाई। यानी कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। कितना? विस्थापन चाप के रूप में आएगा। यही चीज तो है ना। देखिए अगर यही विस्थापन बहुत छोटा होता, बहुत छोटा होता, ये चीज, ये कोण बहुत छोटा होता, इतना कोण है, ठीक, ये कोण बहुत छोटा होता, तो ये जो भुजा है ये गोल जैसी हो जाती कि नहीं? तो ये हो गई चाप और ये हो गई त्रिज्या। कितनी है? एल। ठीक है। तो यहां से हम फार्मूला दूसरा लगा सकते हैं। कौन सा? कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। ठीक। बस यहां पर हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सब लोग प्रतिबल विकृति वक्र के बारे में पढ़ेंगे और इनसे हम सब लोग प्रत्यास्थ वस्तुओं के बारे में और भी ज्यादा अच्छी चीजें समझेंगे। ठीक है। तो यहीं पर हम वीडियो समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सब लोग इसमें प्रतिबल विकृति वक्र, प्रतिबल और विकृति के बीच ग्राफ खींचा जाएगा, उसके बारे में हम सब लोग पढ़ेंगे। तो वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।